मेरे शरीर पर लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। अपने जीवन के अंतिम सांस तक ब्रिटिश हुकूमत के सफाया और भारत की स्वतंत्रता का ख्वाब देखने वाले शेरे पंजाब लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते हुए वतन के लिए शहीद हो गए। वैसे तो दुनिया में जो आया है सबको जाना है, लेकिन कुछ लोग मर करके भी अमर हो जाते हैं। उनमें से एक थे लाला लाजपत राय। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लाला लाजपत राय हत्याकांड क्यों हुआ, कब कैसे हुआ, उसके पीछे क्या वजह था। वैसे पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को 1927 तक की कथा जो है विस्तार पूर्वक बताया था। आज वहीं से आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज की क्लास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था। साइमन कमीशन जब भारत आया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। साइमन कमीशन के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। साइमन कमीशन का भारत में कितनी बार आगमन हुआ था, या फिर सेंट्रल असेंबली बम कांड को अंजाम किसने दिया था। शाडर्स हत्याकांड पाकिस्तान के किस शहर में हुआ था, जैसे प्रश्न इस सेशन से आप लोगों से पूछे गए हैं। शुरू करें आज के इस सेशन को। उससे पहले आपको मैं बताऊं, लाला लाजपत राय हत्याकांड जो कि साइमन कमीशन के विरोध में हुआ था, और सही तो यह था कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर लाहौर का पुलिस कप्तान स्कॉट मॉरिसन के द्वारा जो है लाठीचार्ज कराया गया था, जिसके वजह से 18 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद अंततोगत्वा शेरे पंजाब लाला लाजपत राय स्वर्गवासी हो गए। सवाल यह उठता है, साइमन कमीशन भारत में क्यों आया था। तो मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया कि भारत में ब्रिटिश हुकूमत के शासन जब स्थापित हुआ तो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद एक कमीशन का गठन किया जाता था, जिसका उद्देश्य होता था मौजूदा कानून व्यवस्था की समीक्षा करना और उसमें यथाउचित जो है परिवर्तन करना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसको भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है, इस कानून के लागू होने का अब लगभग 10 वर्ष पूरा हो रहा था, और उस समय की तत्काल ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कमीशन का गठन किया गया जिसका नाम था साइमन कमीशन। इस कमीशन का जो है गठन किया गया लंदन में। जॉन साइमन इसका जो है अध्यक्ष था, इसीलिए इसको साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। किस नाम से? साइमन कमीशन के जो है नाम से जाना गया। और साइमन कमीशन का गठन किया गया, इसका स्थापना किया गया कब? तो आप कहेंगे साइमन कमीशन का गठन किया गया, जी हां, 8 नवंबर 1927 को। कहां पर? लंदन में किया गया। लंदन में किया गया था, लंदन में किया गया। साइमन कमीशन कब जो है इस्टेब्लिश किया गया? 1927 में। लेकिन साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? तो कहेंगे साइमन कमीशन का भारत आगमन, अगर भारत में आगमन देखा जाए, भारत में आगमन तो ये फरवरी के महीने में हुआ। कब? 3/2/1928। साइमन कमीशन भारत में सबसे पहले कहां आया? तो साइमन कमीशन के लोग भारत में सबसे पहले जो है बंबई पहुंचते हैं। साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो अभी मैंने बताया था कि इसका अध्यक्ष था जॉन साइमन। और चूंकि
ये जो साइमन कमीशन था ये ब्रिटेन के सांसदों का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक ग्रुप था जिसमें कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। इसलिए 7 सदस्य जो थे और सब के सब जो है अंग्रेज थे। इसीलिए साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना गया। किस नाम से जाना गया? तो इसे श्वेत आयोग या किस नाम से जाना गया? तो आप कहेंगे इसे व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना गया। व्हाइट कमीशन के नाम से जाना गया और इसके सदस्यों की संख्या 7 थी। जब साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ तो वायसराय कौन था? उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन। कौन? लॉर्ड इरविन उस समय भारत का वायसराय था। लॉर्ड इरविन उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था। चूंकि साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ राजनीतिक सुधारों के संदर्भ में, या एक तरह से कह लो कि भारत के संवैधानिक परिवर्तन के लिए, कानूनी परिवर्तन के लिए यह कमीशन भेजा गया था। लेकिन इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। भारतीयों के लिए यही सबसे बड़ा अपमान और गुस्सा का जो है विषय था, जिसको लेकर के साइमन कमीशन का जो है विरोध किया गया। ये साइमन कमीशन के ये आधे दर्जन जो पिल्ले आए थे, भारत के जिन जिन शहरों में गए, इनको काला झंडा दिखाया गया, जूता चप्पल दिखाया गया, जिसके वो हकदार थे। और इसी के कहने पर, लॉर्ड इरविन के कहने पर ही साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय व्यक्ति को जगह नहीं दी गई, वरना इसमें भारतीय व्यक्तियों, भारतीय नेताओं को भी जगह देने का प्रावधान था। लेकिन लॉर्ड इरविन के जो है आदेशानुसार अंततोगत्वा ये प्रावधान खत्म कर दिया गया। साइमन कमीशन जब हिंदुस्तान की धरती पर बॉम्बे में पहुंचा तो साइमन कमीशन के खिलाफ जो सबसे फेमस जो नारा हुआ वो था साइमन गो बैक, यानी साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। और ये नारा जो है दिया था किसने? तो ये नारा दिया था कौन? साइमन गो बैक का नारा दिया था मेहर यूसुफ अली ने। किसने? मेहर यूसुफ अली के द्वारा जो है ये नारा दिया गया था, साइमन गो बैक का नारा दिया गया। और अच्छी बात यह थी कि एक लंबे समय के बाद, हालांकि 1924 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रास्ते अलग अलग हो गए थे, उसके बावजूद भी इन दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी राजनीतिक दलों ने मिलकर के और साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन कमीशन का जो है विरोध किया गया और साइमन कमीशन का ही विरोध करते हुए लखनऊ शहर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ने जो है समर्थन किया, साइमन कमीशन का विरोध किया। समर्थन नहीं होना चाहिए था, विरोध होना चाहिए था। दोनों ने जो है विरोध किया। साइमन कमीशन का ही विरोध करते हुए लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू पर लाठीचार्ज किया गया। गोविंद वल्लभ पंत जो आगे चल करके उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हुए, वो इस कदर घायल हुए कि लखनऊ में ही लाठीचार्ज में अपंग हो गए थे। भारत के विभिन्न शहरों में साइमन कमीशन का जो है विरोध किया गया। उसी समय गुजरात का एक शहर था जिसको कि बारदौली के नाम से जाना जाता था। बारदौली में 28 अप्रैल वर्ष 1928 के दिन 28 अप्रैल 1928 के दिन बारदौली सत्याग्रह की शुरुआत हुई। अब यह जगह गुजरात में पड़ता है, उन दिनों बंबई में पड़ता था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन अब यह जगह जो है कहां पड़ती है? तो आप कहेंगे गुजरात में। बारदौली सत्याग्रह सही तो यह था कि यह किसान विद्रोह था, किसानों का आंदोलन था, लेकिन इसे साइमन कमीशन का विरोध का आंदोलन में परिवर्तित करने का काम किया उस समय के तत्कालीन
युवा महापुरुष थे जिनको लौह पुरुष कहा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और उनका साथ दिया महात्मा गांधी ने। यानी अगर कहा जाए कि बारदौली सत्याग्रह का कारण क्या था, तो आप कहेंगे कि इसका कारण था लगान बढ़ाया जाना, लगान की वृद्धि बढ़ोतरी और साइमन कमीशन का विरोध। साइमन कमीशन का विरोध, इसके जो प्रमुख नेता थे, मैंने अभी बताया कि इसके प्रमुख नेता कौन थे, जो आगे चलकर के देश के पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री बने, जिनके जन्मदिन को हम लोग एकता दिवस के रूप में मनाते हैं 31 अक्टूबर को। नेतृत्वकर्ता कौन थे? जी हां, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दूसरे जो है नेतृत्वकर्ता थे कौन? महात्मा गांधी जी। और इस आंदोलन की सफलता के बाद बारदौली की कृषक महिलाओं के तरफ से महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान किया। वहां के स्थानीय भाषा में, गुजराती भाषा में सरदार का मतलब ही होता था असरदार नेता। अगर जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था, तो उस प्रश्न का सही जवाब, अगर ऑप्शन में बारदौली की कृषक महिलाएं और महात्मा गांधी दोनों रहे, तो आप बारदौली की कृषक महिलाओं को सही करना, और नहीं तो फिर गांधी जी जिंदाबाद तो रहेंगे ही रहेंगे। तो बारदौली सत्याग्रह ऐसा पहला कृषक जो है आंदोलन था, जो कि साइमन कमीशन को जो है, यानी साइमन कमीशन बुद्धिजीवी लोगों से जो है कृषक समुदाय तक पहुंच चुका था। वरना उन दिनों जब हिंदुस्तान की 99% आबादी जो है अनपढ़ गवार थी, तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं था ये साइमन कमीशन क्या है, क्यों आया है, अगर ये आकर के संवैधानिक सुधार करेगा तो इसका क्या घाटा मुनाफा होगा, बहुत लोगों को नहीं पता था। लेकिन इतना सबको पता था कि साइमन कमीशन इस स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और इसीलिए हर वर्ग ने इसका विरोध किया। उसी विरोध के जो है एक कड़ी थी लाला लाजपत राय की शहादत। लाला लाजपत राय की शहादत आपको बता दें, वैसे तो ये 17 नवंबर वर्ष 1928 के दिन ये शहीद हुए थे। कारण क्या था? कारण था साइमन कमीशन का विरोध। साइमन कमीशन का विरोध। साइमन कमीशन का विरोध कहां पर इन्होंने ये विरोध किया था? अगर आपसे पूछे कि लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किस शहर में हुआ था, तो लाहौर में हुआ। लाहौर जो कि अब पिचासपुरी में पड़ता है पाकिस्तान में, तब भारत का ये हिस्सा था। इन पर लाठीचार्ज करने वाला जो लाहौर का पुलिस कप्तान था, उसका नाम था स्कॉट मॉरिसन, जिसका पूरा जो है नाम था। उसी ने लाला लाजपत राय, जो कि साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, वहां भी किसानों का जो हुजूम था उसका नेतृत्व कर रहे थे, इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, और ये इतने बुरी तरीके से जो है घायल हुए कि 30 अक्टूबर 1928 का जो है अशुभ दिन था, जब इनके ऊपर जो है लाठीचार्ज किया गया था। और लाठीचार्ज करने वाला जो कमीना था, यही जो है था स्कॉट मॉरिसन, वहां का उस समय
पुलिस कप्तान था। साइमन कमीशन का विरोध किया गया, लेकिन उस घटना में लाला लाजपत राय बहुत बुरी तरीके से जो है घायल हुए और 30 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक उन्होंने जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ा। वो अलग बात थी कि जिंदगी के जंग हार गए और आजाद भारत को देखने का उनका सपना रह गया। हालांकि कहा जाता है कि उन्हीं दरमियान जब करीब 18 दिन तक जो है जिंदगी मौत से जूझ रहे थे, तो चंद्रशेखर आजाद भी जो है लाला लाजपत राय से मिलने के लिए गए थे। चंद्रशेखर आजाद जो कि काकोरी की घटना के बाद इन पर इनाम रखा गया था 30,000 रुपए का और अब वांटेड हो गए थे पुलिस के नजरों में, इसलिए छुप छुपा करके जो है ये पहुंचे थे लाहौर में और लाला लाजपत राय से मिले। तो इन्होंने वादा किया 30,000 इनाम और सही, लेकिन आपको जिस कमीने ने इस हालत में पहुंचाया है उसको मैं उस हालत में पहुंचा दूंगा कि फिर किसी को इस हालत में वो पहुंचाएगा ही नहीं। जितना आप पर लाठियां बरसी है उतनी उसको मैं गोलियां मारूंगा। कहा जाता है कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के बीच जो है नजदीकियां वहीं से बहुत ज्यादा बढ़ी थी, क्योंकि दोनों की कुंडली एक ही जैसे थी। वही भगत सिंह जो कि बचपन में खेत में जब गन्ना की बुआई हो रही थी तो ये बंदूक बो रहे थे। पिताजी ने पूछा क्या बो रहे हो, तो बालक बताया कि बंदूक बो रहे हैं जिससे गोरों को भारत से भगाया जाएगा। तो वो बचपन में खेत में बंदूक बो रहे थे, बाल्यावस्था थी। और चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने घर की जमीन बेच करके और अपने पिताजी से रिवॉल्वर जो है खरीदवा लिए थे। और इन दोनों क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय से ये वादा किया कि आपके साथ जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है और उससे भी गलत उस इंसान के साथ होगा जो इस घटना के लिए जिम्मेदार है। लेकिन वो व्यक्ति था स्कॉट मॉरिसन, जो कि उस समय लाहौर का पुलिस कप्तान हुआ करता था। और पुलिस कप्तान तक उन दिनों जो है पहुंच पाना बिल्कुल वैसे ही था जैसे आज जो है चीफ मिनिस्टर तक पहुंचना हो, बल्कि चीफ मिनिस्टर तक पहुंचना आसान था। उन दिनों ये काम जो है बड़ा कठिन था। लाला लाजपत राय जब जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे तो महात्मा गांधी भी इनसे मिलने के लिए गए थे। महात्मा गांधी जी ने भी उनको देखा और कहा ये जो हुआ गलत हुआ, मैं ऐसी हिंसात्मक गतिविधियों की घनघोर निंदा करता हूं। उनका भाई अपना व्यवस्था थी। आखिरकार लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए एक संगठन की स्थापना जो है किया गया। हालांकि इस संगठन को जो है पहले ही 1928 में इस संगठन की स्थापना किया जाता है। इस संगठन को पहले ही स्थापित किया जा चुका था। कब? इस संगठन की स्थापना जो है 1928 में सितंबर में किया गया। कहां पर किया गया? तो आप कहेंगे इस संगठन की स्थापना दिल्ली। कहां पर? दिल्ली। फिरोज शाह कोटला के किला में किया गया था। कहां पर? फिरोज शाह कोटला का किला। वही फिरोज शाह कोटला जो कि बाद में चल करके क्रिकेट स्टेडियम बना दिया गया। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। वही फिरोज शाह कोटला का किला जिसका नाम बदल करके अब अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया। यमुना नदी के तट पर मध्य रात्रि के दिन सितंबर के महीने में चंद्रशेखर आजाद और कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा इस संगठन की स्थापना किया गया था। लेकिन लाला लाजपत राय के जो है मौत के बाद ही इस संगठन को वास्तविकता में संगठित किया गया और खून का बदला खून,
की नीति का अनुसरण किया गया। इस संगठन के जो है संस्थापक कौन थे? अगर आपसे पूछेगा कि इस संगठन के संस्थापक कौन थे, तो आप कहेंगे चंद्रशेखर आजाद। कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। और दूसरे महापुरुष थे सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह। इस संगठन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इस संगठन का जो पूर्व नाम था, पहले इस संगठन को किस नाम से जाना जाता था? HRA के नाम से जाना जाता था। यानी HSRA का मतलब है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। HSRA का मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको कि पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। और इसकी स्थापना 1924 में, वर्ष 1924 में कहां पर? कानपुर में किया गया था। कहां पर किया गया था? इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में किया गया था। इस संगठन का उद्देश्य क्या था? तो आप कहेंगे कि इस संगठन का उद्देश्य बस एक ही उद्देश्य था, और वो उद्देश्य था लाला लाजपत राय की मौत का बदला चुकाना। उस काम को अंजाम देने के लिए क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय से कहा था कि बहुत जल्दी आपको ये शुभ समाचार हम लोग सुनाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि 17 नवंबर 1928 के दिन शेरे पंजाब लाला लाजपत राय इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसलिए इस काम को ठंडे बस्ते में डाला गया और इंतजार किया गया दिसंबर के महीने का, क्योंकि दिसंबर के महीने में आज भी जब शीतलहर घनघोर जब जो है चलती है, तो रात दिन भी रात जैसा ही हो जाता है। और दिसंबर के महीने तक इस बात का जो है पूरी तरीके से तहकीकात कर लिया गया था कि पुलिस कप्तान कहाँ रहता है, क्या करता है, कहाँ बैठता है, उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। और अंततोगत्वा वो शुभ घड़ी आई। कब? 17 दिसंबर वर्ष 1928। कहां? पाकिस्तान का शहर लाहौर, जो कि रावी नदी के तट पर जो है स्थित है, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान वाले पंजाब की राजधानी है लाहौर। इसी लाहौर शहर में 17 सितंबर 1928 का वो शुभ घड़ी थी, जब राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद अपनी अपनी पिस्टल लेकर के और तैयार थे इस गीदड़ का शिकार करने के लिए। लेकिन शायद नियत को कुछ और जो है मंजूर था। स्कॉट के स्थान पर साडर्स जो है, पहले ये भी पुलिस अधिकारी था, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट था, यही पहले बाहर निकल गया। और राजगुरु इसको पहचानने में भूल कर बैठे। राजगुरु ने पहली गोली जो है मार दी सैंडर्स पर, और इस तरीके से अब तो महाभारत शुरू हो गया। भगत सिंह ने सैंडर्स पर गोली चलाई, चंद्रशेखर आजाद ने जो है, इन लोगों ने मिलकर के कुल 3 लोगों ने उसको 17 गोलियां मारी थी, उसका मच्छरदानी ही बना दिया। और इस तरीके से मारा जाना चाहिए था स्कॉट, मार दिया गया सैंडर्स। लाहौर में जो ये घटना हुई, सैंडर्स हत्याकांड के नाम से जाना गया, जिसके क्रांतिकारी जो थे वो थे भगत सिंह। अभी ने बताया था, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, राजगुरु
सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद। ध्यान रहे, इस घटना को अंजाम देने वाली जो राजनीतिक क्रांतिकारी जो संगठन था, अगर पूछा जाए कि किस संगठन ने इस घटना को अंजाम दिया, तो आप कहेंगे HSRA, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। जो HRA था उसी का बदला हुआ नाम था ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की। ये पहली क्रांतिकारी घटना थी जब एक जो है पुलिस सुपरिटेंडेंट को मौत के घाट जो है उतार दिया जाता है। इस घटना का परिणाम हुआ, हालांकि वहां से ये लोग सफल भागने में कामयाब रहे। भगत सिंह एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिनका नाम था भगवती चरण बोहरा। उनकी पत्नी दुर्गा भाभी, क्रांतिकारियों में भी वो काफी जो है फेमस रहीं। अपने जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने जो है वतन के लिए प्रयास किया, आजादी के बाद तक वो रही थी। उन्हीं के साथ कलकत्ता एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ करके और भगत सिंह कलकत्ता चले आए। उसी ट्रेन में अलग अलग बोगियों में राजगुरु सुखदेव और अपना भेष बदल करके चंद्रशेखर आजाद भी कलकत्ता आए। कलकत्ता में ये लोग पुनः जो है मिले, जहां पर भगवती चरण बोहरा से जो है इनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने किताब लिखी थी फिलॉसफी ऑफ द बम। इन क्रांतिकारियों को बचा करके कलकत्ता तक लाने में दुर्गा भाभी का बहुत जो है बड़ा योगदान रहा था। और परिणाम ये हुआ, आगे चल करके जो है बताऊंगा आप सबको। अभी बता देता हूं कौन सा जो है, इन तीनों क्रांतिकारियों को जो है साडर्स हत्याकांड में ही फांसी दिया गया था। इन तीनों क्रांतिकारियों को जो है फांसी दिया गया था कब? तो 23 मार्च 1931 को। इसी घटना के जो है वजह से इन तीनों को फांसी दी गई थी और लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दिया गया। लेकिन लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दिया गया जरूर, लेकिन मैंने बताया साडर्स हत्याकांड में ये गिरफ्तार नहीं हुए थे। ये गिरफ्तार हुए थे सेंट्रल असेंबली बम कांड में। जब आपसे पूछा जाए कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को किस घटना के जो है वजह से फांसी दी गई, तो आप कहेंगे साडर्स हत्याकांड की वजह से फांसी दी गई। लेकिन किस घटना में इनको गिरफ्तार किया गया था, अगर आपसे यह पूछा जाए तो आप बताएंगे कि सेंट्रल असेंबली बम कांड में जो है गिरफ्तार किया गया था। सेंट्रल असेंबली बम कांड की वजह से जो है गिरफ्तारी हुई थी। तो ये सेंट्रल असेंबली जो है बम कांड कब हुआ था, क्यों हुआ था, आइए उसको देखते हैं। सेंट्रल असेंबली बम कांड कब हुआ? तो ये हुआ था 8 अप्रैल वर्ष 1929 को। 8 अप्रैल 1929 के दिन हुआ। कहां पर हुआ? तो सेंट्रल असेंबली, जिसको कि हम लोग संसद भवन कहते हैं, वही पुराना संसद भवन 1927 में ही जो है उसका शिलान्यास हो चुका था लॉर्ड इरविन के जो है हाथों से। यानी ये घटना कहां पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में हुई। क्रांतिकारी कौन थे? तो इस घटना को अंजाम देने वाले क्रांतिकारी भगत सिंह और दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था बटुकेश्वर दत्त। क्या नाम था? बटुकेश्वर दत्त। बंगाल के रहने वाले थे। इन लोगों के साथ एक और क्रांतिकारी थे, आगे चल करके बताऊंगा, जो भूख हड़ताल करते हुए वतन के लिए शहीद हो गए थे। सेंट्रल असेंबली बम कांड के पीछे जो है कारण क्या था? तो सेंट्रल असेंबली बम कांड के पीछे जो कारण था उससे पहले बता दें, इस घटना को अंजाम किस संगठन ने दिया था, आपसे पूछता है। तो इस घटना को अंजाम देने वाला जो संगठन था वही कौन? HSRA।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। जिस धरती पर इस संगठन का जन्म हुआ था, अब उसी धरती पर जो है क्रांतिकारी कूंज क्रांतिकारियों के द्वारा जो है किया गया। आज भी हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है। अंग्रेजों की ही देन है, तब भी होता था। संसद का सत्र जो है चल रहा था, पार्लियामेंट का, और इन क्रांतिकारियों ने पहले अप्रैल के 1 अप्रैल के दिन ही पार्लियामेंट को उड़ाने का प्लान किया था। हालांकि इसके संदर्भ में अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने वक्तव्य दिए हैं। पार्लियामेंट को उड़ाने का जो प्रोग्राम था वो 1 अप्रैल के दिन ही था, लेकिन कुछ घटनाक्रम, कुछ जो है वजहों से इसको टाला गया। सेंट्रल असेंबली को उड़ाने का प्लान कलकत्ता में ही बना लिया गया था और इस घटना के लिए बम उपलब्ध कराने का काम जो है चंद्रशेखर आजाद ने किया था। इसको अंजाम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिया था। आखिरकार दिल्ली में इन क्रांतिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और संसद भवन में इजली प्रवेश करने के लिए कनॉट पैलेस जो आज दिल्ली का है, वहां से भगत सिंह ने हैट खरीदा। वो टोपी जिनकी फोटो आज भी जो है उसी हैट में उनकी जो है फोटो दिखती है, वही भारत सरकार के पास या उस समय की ब्रिटिश सरकार के पास उनकी एक जो है फोटो हाथ लगी थी। कहा जाता है कि अपनी दाढ़ी वगैरह स्ट्रीम कराए और अपनी एक फोटो खिंचवाए थे कनॉट पैलेस में, वही हैट पहन करके। और अंततोगत्वा 8 अप्रैल के दिन ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेप्टिक बिल, इन दोनों के विरोध में इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। कौन सा? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल, व्यापार विवाद अधिनियम, व्यापार विवाद अधिनियम, व्यापार विवाद अधिनियम, और दूसरा था पब्लिक सेप्टिक बिल यानी जन सुरक्षा अधिनियम। इन दोनों को पार्लियामेंट में पास किया जाना था। सबसे ज्यादा जो है प्रॉब्लम थी और वो थी व्यापार विवाद अधिनियम को लेकर के। दरअसल साइमन कमीशन के द्वारा जो अपनी रिपोर्ट दी गई थी, उस रिपोर्ट में जो है कहा गया था कि महात्मा गांधी के द्वारा जो आंदोलन चलाए जा रहे हैं, उन आंदोलन से ब्रिटिश हुकूमत को आर्थिक नुकसान हो रहा है। विदेशी लोग, विदेशी भाषा, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। तो भारत के लोग विदेशी वस्तुओं को, यानी जो मेड इन ब्रिटेन थे, उनको नहीं खरीदते थे। जैसे आजकल कुछ समय से आप देख रहे हो, जब कभी दिवाली का मौका होता है या होली का मौसम आता है तो मोबाइल पर एक मैसेज रन करने लगता है कि देशभक्त बनो और चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करो। दीपावली के मौसम में, दीपावली के अवसर पे चाइनीज प्रोडक्ट मत खरीदो। हालांकि ये मैसेज भी चाइनीज मोबाइल पर ही जो है रन करता है। हम लोग भी देशभक्ति का गजब संदेश देते हैं। चाइना को गाली लिख करके मेड इन चाइना मोबाइल से ही दूसरी मेड इन चाइना पर जो है सेंड करते हैं। वो अलग बात है कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनवाने का ठेका जो है हमारी सरकार 3000 करोड़ में चाइना को ही, चाइनीज कंपनी को ही दे देती है। लेकिन हम लोग 3 रुपए का फुलझड़ी को लेकर के जो है राष्ट्रभक्ति का संदेश देते हैं। होना भी चाहिए, मैं भी इसका समर्थन करता हूं। उन दिनों भी व्यापार विवाद अधिनियम के तहत जो है 2 काम किया जाना था। एक, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट
जो ब्रिटेन से बन करके भारत में आ रहा है, भारत के लोगों को बनाने पर जो है रोक लगा दिया जाए। ये नेहरू रिपोर्ट की ही जो है देन थी। नेहरू रिपोर्ट जो कि 30 मई 1929 को जो है प्रस्तुत किया गया था। भारतीय लोगों को उनकी जरूरत की चीजें बनाने पर रोक लगा दिया जाए। घरों में चरखा न चलाया जाएगा तो कपड़ा नहीं बनाया जाएगा, और कपड़ा नहीं बनाया जाएगा तो फिर इंसान आदिमानव बनकर तो नहीं रहेगा ना, और आदिमानव बनकर नहीं रहेगा तो विदेशी कपड़ा खरीदेगा ही, जाएगा कहां? नमक या इस तरह की जो है मटेरियल जो ब्रिटेन से बनकर के आते थे, उनको भारत में बनाने पर रोक लगा दिया जाए। मजदूरों को हड़ताल करने पर रोक लगा दिया जाए, और जन सुरक्षा के नाम पर क्रांतिकारी गतिविधियों और क्रांतिकारियों पर अंकुश लगाया जाए। इसी के विरोध में इन क्रांतिकारियों के द्वारा सेंट्रल असेंबली पर जो है बम फेंका गया। जब उसकी खाली बेंचों पर इन लोगों ने बम फेंका, और साथ में ही इनके सहयोगी क्रांतिकारियों ने पीछे असेंबली के बाहर जो है पर्चा बांटा, फेंका कि हमारा उद्देश्य गूंगी बहरी सरकार को ये बताना है कि अगर हम खाली बेंचों पर बम फेंक सकते हैं तो भरी हुई बेंच पर भी बम फेंक सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य हिंसा नहीं है। इस घटना को अंजाम देने के बाद ये दोनों क्रांतिकारी गिरफ्तार हो गए। स्वेच्छा से इन्होंने गिरफ्तारी दी और इनको गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार किया गया। उसके बाद राजगुरु भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तार हुए। स्वेच्छा से गिरफ्तारी राजगुरु और सुखदेव ने भी दे दी, और इस तरीके से इन क्रांतिकारियों को दिल्ली में रखा गया और फिर इनको ले जाया गया लाहौर, और इनके ऊपर जो मुकदमा चलाया गया इसी को लाहौर षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। 1929 एक लाहौर षड्यंत्र आपको मैं पढ़ाया तो बताया था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो गदर पार्टी के लोगों ने किया था, और दूसरा HSRA के जो है लोगों के द्वारा जो है किया गया। इन क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया, बहस हुई। मजे की बात थी कि राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद तो खैर गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन इन क्रांतिकारियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सैंडर्स हत्याकांड को भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि तुमने मारा पहले तो मैंने मारा, अगर तुम नहीं मारते तो हम नहीं मारते। आखिरकार 30 अक्टूबर वर्ष 1930 का वो जो है दिन आया जब जीसी हिल्टन के द्वारा, किसके द्वारा? जीसी हिल्टन नामक जो है जज के द्वारा इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुना दी गई। राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव को, क्योंकि सैंडर्स हत्याकांड में इन तीनों लोग ये जो है मौजूद रहे थे। बटुकेश्वर दत्त सैंडर्स हत्याकांड में नहीं थे, और सेंट्रल असेंबली बम कांड में कोई हताहत नहीं हुआ था, इसलिए बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा सुना दी गई, और उनको बटुकेश्वर दत्त को अंडमान निकोबार की जेल में भेज दिया गया। तब तक रहे जब तक कि भारत को आजादी जो है नहीं मिल गई। आजादी के बाद अपनी जिंदगी का 1931 से जो है 1946 तक का समय वहां बिताने के बाद भी बटुकेश्वर दत्त जब जेल से निकले, मूल रूप से बंगाल के रहने वाले थे बटुकेश्वर दत्त,
वहां पहुंचे तो उनको पता चला कि अब उनके परिवार में कोई नहीं रहा। उससे भी बड़ी विचित्र बात थी कि उस क्रांतिकारी को अपनी जिंदगी को जो है चलाने के लिए कलकत्ता की गलियों में सब्जी बेचना पड़ा था घूम घूम करके। तब जब देश के अंदर कुछ ऐसे जो है लोग थे, जो कोई राष्ट्रपति बना, कोई प्रधानमंत्री बना, कोई कैबिनेट मंत्री बना, कोई कुछ बना, और उस क्रांतिकारी ने जब जिलाधिकारी के सामने उपस्थित हुआ तो जिलाधिकारी ने इनसे प्रूफ मांगा कि क्या प्रूफ है कि आप ही बटुकेश्वर दत्त हो, और ये नहीं दे पाए। अब कितना सही रहा कितना गलत रहा कहा जाता है। 3 बार आजादी के बाद ये दिल्ली में उपस्थित हुए, लेकिन अंततोगत्वा पंडित नेहरू जी उनसे मिलने से मना कर दिए थे, क्योंकि गरम दल के नेता थे बटुकेश्वर दत्त, और ये लोग गुलाब के फूल वाले थे, हमेशा गुलाब का फूल लेकर के तैयार रहते थे। आखिरकार जिंदगी के अंतिम समय में आकर के बिहार में पटना में इन्होंने फिर जो है अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। उस समय उनकी बेटी और उनकी पत्नी भी थी उनके साथ। जब बंगाल छोड़ करके जो है वो बिहार में आ गए थे, और बिहार में भी यही काम किए, बिस्कुट नमकीन बेचने का काम किए, सब्जी बेचने का काम किए। वो तो उस समय की तत्कालीन बिहार सरकार ने उनको विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कराया ताकि उनका ठीक ढंग से इलाज हो सके, और 1965 में अंततोगत्वा वो दुनिया को अलविदा कह गए। अपनी इच्छा उन्होंने व्यक्त किया था कि मरने के बाद मेरे मित्र के पास ही मुझे दफनाया जाए, और हुसैनी वाला में जहां राजगुरु भगत सिंह सुखदेव और उनकी माता भगत सिंह की माता का जो समाधि है, वहीं बगल में बटुकेश्वर दत्त को जो है दफनाया गया था। 30 अक्टूबर 1930 को जीसी हिल्टन के द्वारा इन लोगों को फांसी की सजा जो है सुनाई गई थी, वो 25 मार्च थी। लेकिन जनता का जो है, जनता के बीच बढ़ता हुआ आक्रोश को देखते हुए 23 मार्च 1931 को लाहौर की जेल में मध्य रात्रि को इन तीनों क्रांतिकारियों को अंततोगत्वा फांसी की सजा दे दी गई थी। जबकि इनके एक सहयोगी रहे क्रांतिकारी, नाम नहीं याद आ रहा है, आता है तो बता देते हैं, जो लाहौर की जेल में 62 दिन के लगातार भूख हड़ताल करते हुए वो भी वतन के लिए शहीद हो गए थे। हालांकि वो 1929 में ही जो है लाहौर षड्यंत्र केस में ही शहीद हुए थे। उसके बाद क्या हुआ, लाहौर दुनिया के नजरों में आ गया। इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई, और इनको ले जाकर के इनके अधजले इनको जो है सतलज नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर जो है जला दिया गया था। उनके अधजले शव को फिर जो है भारतीय लोगों ने सम्मान पूर्वक जो है अंतिम संस्कार किया, और आजादी के बाद भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया। विभाजन के बाद हुसैनी वाला में अंततोगत्वा इन तीनों क्रांतिकारियों का समाधि स्थल बनाया गया था। अगले क्लास में मिलूंगा तो 1931 के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके विषय में चर्चा करूंगा। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे साथ जो है बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।